क्या है? नहीं नहीं 8 नहीं यार, बचेगा प्यार बैठ से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लेंगे यार क्या है, कम से कम पढ़ना चालू तो करें, कम से कम आएगी नहीं बात समझ में। क्वेश्चन कुछ दिया था सॉल्व करने के लिए, एटॉमिक का क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या है उसमें? प्रिज्म का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। मतलब कुछ होने वाला था या सब ऐसे ही था? 2 दिन क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई तो किया आप, यही बहुत अच्छी बात है। आज क्या क्या पढ़ेंगे पता है? पहले ही बताता हूँ आपको मैं, ठीक है? कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि थ्योरी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप अलग अलग फॉर्मूले करके लिखेंगे ना उसको सेपरेटली सेपरेटली और कनेक्ट करेंगे चीजों को। मैंने बोला था ना कि ये ऐसा चैप्टर है कि प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट होगा, फिर उसका नेक्स्ट में होगा, फिर उसका नेक्स्ट में होगा, ऐसे है। मतलब कॉन्शियस रहने की बहुत जरूरी है, समझ गए ना? और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले 2-3 बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको आता है कि नहीं बताओ, क्योंकि उसी का भी यूज है, ठीक है? और बाकी फुल फ्रीडम है, आपको जो जैसे पूछना है बिल्कुल पूछ लो, ठीक है ना? क्योंकि अपना एक्सपीरियंस कहीं तो काम आना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले बताओ, एनर्जी के टर्म में हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था टोटल एनर्जी इक्वल में? क्या आया था, कुछ मालूम है? और टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये पता है नहीं पता है? ये पता ही है। टोटल एनर्जी इक्वल में क्या आया था बताओ? माइनस के J_2R, यही आया था ना? जो रेडियस होता है वो हमने सॉल्व किया था तो आया था n²/h², 4π² ZE²m। कुछ और भी छूट रहा है कि, है ना? मालूम ही नहीं, यही आया था। अब याद नहीं करना है, आया था, मैं याद थोड़ी किया हूँ, तो कैलकुलेशन किया था, ठीक है, याद है अभी तक, खत्म। कैसे करेंगे ये मालूम है। बोर मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वरना गलती होने की प्रबल संभावना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे सच्ची बातें होता है ना, सबसे कड़वा सत्य बोल भी इसको लो, या बिल्कुल प्यारा भरी मतलब बात भी इसको समझ लो। जैसे आप 13 में आप आ गए गूगल में, आपको लगता है ना कि यार जो मतलब हम पढ़ रहे हैं चीजों को और एक्सप्लोर करें, और पढ़ें, इधर नोट्स देख लो, उधर देख लो, उधर देख लें, इस चक्कर में 5-6 मिनट निकल जाता है, कुछ भी नहीं होता है। अरे जितना बताया जा रहा है ना वो भी अगर आप पढ़ेंगे और उसको समझने में तकलीफ है, जैसे होता है कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, T मैंने ऐसे लिख दिया नीट वालों की तरह, उनको कोई वास्तविक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, समझ गया ना? काल्पनिक कहानी से मतलब है, डायरेक्ट हम टोटल एनर्जी लिख दिए, वो याद कर लेगा भाई, गारंटी याद कर लेगा भाई, भूलेगा नहीं उसको 2-4 साल तक। तो वैसा काम नहीं करना है। आपको मालूम है कि ठीक है टोटल एनर्जी क्या आया, यार की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है। अब तुम यार बिना मतलब का टोटल एनर्जी के पीछे पड़ जाओ, अब यहाँ के टोटल एनर्जी को उठा कर तुम लगो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने इसमें, समझ गए? किसी और बुक के लेकर लोगे पढ़ने हैं, 2-4 तरह का जाके इधर नोट्स देख रहे हो, उधर देख रहे हो। मैं तुम्हें चैलेंज दे दिया ना, दुनिया कोई भी नोट्स देखेगा ना, सबका ए यूनियन बी है, बोल रहा हूँ ना, बहुत सबके साथ काम कर लिया भाई। ये मेरा मतलब सौभाग्य था कि बहुत कम टाइम में बहुत शानदार जगह जगह जाकर काम कर लिए। तो अभी आपको बता रहा हूँ क्या कंडीशन है। लेवल फर्स्ट, क्वेश्चन बैंक, 2 चीज सिर्फ करिए। मतलब लेवल फर्स्ट और क्वेश्चन बैंक तो जरूर होना चाहिए। नोट्स जो है आपके पास, और नोट्स की सारी चीजें हमेशा आपको रिवाइज होते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए। इतना ही काम करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वरना भी आप जितने एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, और लास्ट टाइम में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा साला मुझे सिंपल नोट्स भी अपने नहीं मालूम है भाई, हमें एक चैप्टर के फॉर्मूले भी 10 तो नहीं आते हैं। तो सोचोगे यार जो था एवरेज भी पढ़ाई कर लिए रहते तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। बोल रहा था ना मैं, पिछली बार 160 बच्चे थे गूगल में, ठीक है, और 160 से स्ट्रेंथ घट घट के, मतलब ऐसा नहीं कि, मतलब समझ रहे हो ना, मुंह माया लगते 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 लगते, जब मैं बोला ना सबसे लास्ट तक मैंने ही पढ़ाया उसमें 8-9 महीना, 2 चैप्टर छोड़ के बाकी पूरा मैंने ही पढ़ाया था। उनकी डिमांड भी थी, ठीक है, और बाकी सर ने तो लिया, बाकी मैंने पूरा पढ़ाया। तो जब सॉलिड स्टेट लास्ट तक पढ़ाया तो उसमें 60 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, मतलब 60 तो थी सॉलिड स्टेट तक। बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल, रेडॉक्स, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ तक मतलब 100 था। उसके बाद अचानक 60 पे, उसके बाद अचानक 10-15, उसके बाद तो बात दिखना ही बंद हो गए, कहाँ गए किस दुनिया में। 2-4-5 जो थे सही था, उनका वही कहानी हुआ। शुरू के 2-4 को चैप्टर आता है, बढ़िया है, फिर किए, फिर चले गए, अच्छे अच्छे बच्चे बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद हो गए। कई जनों को लगने लगता है कि अरे क्लास जाना तो बेकार है, सब पहले से ही है ना, पहले सब कुछ नोट्स में बना है, रखा हुआ है,
एक काम करते हैं यार, घर पे ही बैठ कर पढ़ लेते हैं, क्लास जाने की क्या जरूरत है, यही से मैनेज हो जाएगी। अभी तुम्हें क्या मालूम है मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? जरूरी थोड़ी है तुम मुझे समझ लियो कि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ तो ही पढ़ाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। कब किस कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस फ्लो में चलेगा, तुमको कुछ आइडिया ही नहीं है। मैं जो पिछली साल पढ़ाया इस साल नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो छोड़ दूंगा, हमेशा चेंज होते रहता है। और जब पढ़ने ही आए हैं तो अब कितना भी देर घर पे बैठ के पढ़िएगा तो 1 या 1.5 घंटे में जो क्लास में टॉपिक हम कवर कर लेंगे, घर पे बैठ के आप नहीं कर सकते हैं। भले आप कुछ भी करें, क्योंकि आप फ्रीडम है फुल, अपने मर्जी से पढ़ेंगे। एक ही लाइन को 10 बार पढ़ोगे, एक पेज को आधा घंटा पढ़ोगे, बोलो थोड़ा बालकनी में घूम के आते हैं, है ना। बहुत तरह की बात, अरे सब तरह की बातें मालूम है, हर बार तो लगभग यही हो रहा है। आप तो मतलब लगता है कि सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बातें हैं कि ये 2-3 चीजों से बचे रहिए। अपने आप को तुरम खान समझने की जरूरत नहीं है, बुझे, ठीक है, समझ गया ना। दूसरी बात क्या है कि ये नहीं है कि मतलब ठीक है कर लेंगे कुछ भी, सब आता है। क्लास कंटिन्यूटी रखिएगा लास्ट तक, ठीक है। टेस्ट जरूर दीजिएगा, टेस्ट देने से समझ में आएगा। मेंस का पेपर था, मेंस लैग डाला था, एडवांस का है, वैसे कॉन्सेप्ट एडवांस लैग रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ, जो आप पढ़े हैं उसी हिसाब से थोड़ा सोचना पड़ेगा। पेपर तो चैलेंजिंग होना चाहिए ना, ताकि सोचे क्या हो। 133 नंबर पे कितना रैंक है, 7000 समथिंग, या 13, हाँ 14,000। वो 4,000 किसी का रैंक आया था, उसने मुझे भेजा था, पता नहीं कितना नंबर उसका आया था, याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे समथिंग था। तो सोचो, मतलब वो गर्ल्स ही थी, अपने यहाँ की है। तो कंडीशन क्या है कि लास्ट तक मेहनत करते रह जाएंगे तो बेस्ट है, इतना नंबर लाना है। अब आपको दुख ही, मतलब दुख किस बात का होती है, क्लास में पढ़ते तो सोचते वैसा साला 360 में 360 आना चाहिए, थोड़ा सा भी चाहिए समझ में नहीं है यार, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो अब यार, 200 भी नहीं लाना है भाई, 200 तो आ जाता है यार, महान बातें हैं, मतलब, है ना। तो ये बातें सोचो, चीजों को समझो प्रैक्टिकली क्या है। हवा में भ्रम में नहीं जीना है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें से बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। और कोटा में टाइम कैसे गुजरता है आपको समझ ही रहे हैं, कब संडे आ जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। अभी संडे गुजरा, फिर संडे आ गया, समझ गए, मालूम ही नहीं चलता कब संडे आ गया। फट से दीपावली आ जाएगा, बोलेगा अभी क्या क्या हो गया, बेस पूरा दीपावली आ गया, कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहाँ चला गया, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आज फिजिकल केमिस्ट्री क्लास है, क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा, ये चीजें हमको याद है, इस पे क्या क्वेश्चन आ जाएंगे और क्या कर सकते हो, बस इतना ही सोचना है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये गॉड्स लेके जाना है, ठीक है ना। बाकी हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमारा काम थोड़ी है भाई, मैं क्या जानता हूँ क्या होने वाला है, या कोई भी क्या जानता है, कोई गारंटी नहीं है। आईटी करने के बाद गारंटी है क्या है कुछ हो जाएगा बढ़िया लाइफ में, गारंटी मत बोला हूँ, नहीं है भाई। उम्मीद है कि आईटी करेंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कि गारंटी कर ले तो अच्छा ही होगा, कुछ नहीं जानते हो, आईएएस बनने के बाद गारंटी नहीं है, ठीक है, समझ गया ना। तो ये सारी बातें हैं, उन चीजों, सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं कि ये दिस दैट, काम करो अपना ईमानदारी से, और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। आर की वैल्यू, ये रेडियस, बोर मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हमेशा, मैंने क्या बोला था, सबसे फर्स्ट पॉइंट ही मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल है ये। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझ में आ रहा है ना, जैसे हीलियम के लिए नहीं लगा सकते हैं, He+ के लिए लगा सकते हैं, लिथियम आयन के लिए नहीं लगा सकते हैं, लिथियम प्लस आयन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हाइड्रोजन लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे अब आज के बाद, जो भी लेक्चर होगी और इंक्लूडिंग आज भी, सब शानदार है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सारी चीजें बता बता के, ताकि आपको लगे नहीं कि ठीक है एटॉमिक से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। अब इस आर की वैल्यू जैसे आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आने वाला है बताइए, एक बार रख के देखो। नहीं नहीं, वो तो बात की बात है, डायरेक्ट इतना आगे नहीं बताना है, पहले डायरेक्ट आर की वैल्यू रख के तुम बताओ क्या आ रहा है, जो वो आएगा, क्या नाम है, जो कांस्टेंट आएगा, जो इसकी वैल्यू फिक्स पता है। किसकी किसकी वैल्यू फिक्स मुझे नहीं पता है, बताओ सोच के का वैल्यू पता है, जेड कुछ भी हो सकता है। अबे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब नहीं हुआ कि हमेशा जेड बराबर हाइड्रोजन की बात करेंगे। जितनी बातें बोल रहे ना सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनो बिल्कुल, ठीक है ना। बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुम्हें कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, समझ गया। देखो के वैल्यू मालूम है, ठीक है। जेड का वैल्यू नहीं पता है हमें, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, समझ रहे हो ना। ई का वैल्यू पता है, ठीक है। वैसे ही एम के वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या पाई के वैल्यू पता है, 4 पता ही है, और एच पता ही है। तो यानी कि एन और जेड छोड़ के आर का वैल्यू आप इस फॉर्मूला में रखो, आर इक्वल में ये है ना, इसमें रखो आप, और मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी बराबर क्या आ रहा है, ठीक है ना, एन और जेड को छोड़ के। टोटल एनर्जी इक्वल में क्या आया बताओ, 2 पाई स्क्वायर एम, हाँ के स्क्वायर, पक्का, हाँ बताओ,
एन स्क्वायर, यहां पे तो ये आएगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आ रहा है ना। यहां पे क्या है, एच स्क्वायर, पक्का। ये माइनस में है, माइनस है ना वैल्यू, सबका यही आ रहा है देखो तो, -2 पाई एम ई के पावर 4 के स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये सारे पार्ट करने से आपको फायदा है कि आपका नोट्स में रहेगा कि आपने ही काम किया है। अब मैथ मुझे भी आती है, आर की वैल्यू रखूंगा, आपसे बढ़िया मुझे मैथ आती है ना, ठीक है। और ये बिल्कुल सॉल्व कर लोगे, लेकिन एक बार खुद से रख कर वैल्यू देखो, क्या टी बराबर यही आ रहा है। अब मैं बता रहा हूं 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, पक्का सबका ये आ रहा है ना। और ये बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच या रेडियस एस्टिमेशन में हमने आपको सारी बातें बता दिया था। एज क्या है, वैल्यू भी पता है, नहीं पता है तो भी जेई एडवांस में दिया रहेगा, घबराइए मत, लेकिन मालूम होना चाहिए तो अच्छी बात है। के का वैल्यू पता है, ई पता है, एम क्या है किसका, इलेक्ट्रॉन, पाई का वैल्यू पता है, 2 पता है। जब इस पूरे ओवरऑल वैल्यू को हम रखेंगे तो क्या आएगा वैल्यू मालूम है, पहले आएगा -2.18 इंटू 10 के पावर -18, समझ गए, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर क्या आएगा, जूल पर एटम, समझ गए। अब एक एक चीज को डिफाइन करनी है, बुक में भी दिया है, आपको भी पता है, मैं भी बता रहा हूं, तो अंतर क्या होना चाहिए, गलती होने की संभावना कहां बचे, और इस चीजों को समझें। जैसे जूल पर एटम, ये एक एटम का है, जूल पर मोल बोलेगा तो फट से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हो बातों को। मतलब पढ़ने के मतलब ऐसा नहीं कुछ भी सब दिया ही है, आनी चाहिए बातें निकल के। यानी कि जब इन सबका वैल्यू हमने पुट किया तो -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम आया, मतलब पर एटम आया। जूल पर मोल बोलेगा, ध्यान देना है भाई, वो गलती कराने की कोशिश करेगा। आप तो सोचोगे यार मुझे याद हो गया यही बहुत है यार, यूनिट यूनिट क्या है वो तो चलता है यार, समझ गए। मतलब लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर सोचोगे ना, जैसे कैसा बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, सोचो कोई बात नहीं यार 2 मिनट के लिए देख लेते हैं क्या ही हो जाएगा, उसी 2 मिनट में हो जाता है काम, 2 सेकंड में, समझ गए ना। मतलब वही 2 सेकंड में, जैसे हमेशा देखना जिस चीज को तुम इग्नोर मारोगे ना, अरे शेयर सुतर कोई बात नहीं होगा तो होगा, उसी 2 सेकंड में कांड हो जाता है, समझ गए। तो कंडीशन क्या है कि फॉर्मूला तुम याद रहेगा, बोलेगा मैं यूनिट यूनिट क्या है वो तो याद कर लेंगे, समझ गए। जैसा फॉर्मूला मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं, आप खुद मतलब फील कर रहे होगे, उनको बस यहां तक याद करते हैं, ये सोचते छोड़ो क्या मतलब है यार, ये तो रख ही लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ध्यान रखना, उसको ही मालूम है कि छोड़ा होगा, अरे क्या मतलब है, वो ही दिलता है जूल पर मोल, देखोगे ध्यान से, साला फॉर्मूला तो लगाया सही, आंसर तो कुछ और दे दिया है। तो जूल पर एटम है, जूल पर मोल बोलेगा तो कुछ और बात है। अब दूसरी बात करें, क्या बात करें वो आपको मालूम है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल। और भी मैंने बताया था दो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका यूज आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कैलोरी के फॉर्म में बताया था, जूल के फॉर्म में बताया था, किलो जूल के फॉर्म में, याद है। उसको बोलने की जरूरत नहीं है भाई, बार बार देखते रहने की जरूरत है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से हमारी बात, अब यहां से टोटल एनर्जी, भाई इधर देखो, अब टोटल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम करेंगे, तो जूल पर एटम को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में चेंज करने के लिए क्या करूं मैं, तो यहां पे क्या लिखोगे, -2.18 इंटू 10 के पावर -18 अपन 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। और ये क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 10 के पावर -18 10 के पावर -19 10 हो जाएगा, तो 21.8 डिवाइड करोगे 1.6 से तो -13.6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या बातें हैं, ये फॉर्मूले पूरे चैप्टर में बहुत यूज होगा, क्लियर है, बार 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 आएगा, ठीक है। अब कंडीशन की एक बात है, वो क्या बात है, ये जो -13.6 है वो क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट है। अब रीडबर्ग कांस्टेंट 2 टर्म में यूज होगा, घबराने की बात नहीं है, दिमाग में आप उसको रखिएगा। ये कभी ना वेवलेंथ का टर्म में यूज होगा, जैसा ही मैंने बोला कि ये भी रीडबर्ग कांस्टेंट है तो आप चौक गए होगे, ये एनर्जी के टर्म में है, ये लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये क्या है बोलो, रीडबर्ग कांस्टेंट है, चाहो तो तुम यहां पर लिख लो इन टर्म ऑफ एनर्जी, समझ गया, इन टर्म ऑफ क्या है, एनर्जी। -13.6 क्या है, रीडबर्ग कांस्टेंट है इन टर्म ऑफ एनर्जी।
आगे जब इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आएगा, वो किस में आएगा, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो ये तो सबसे अधिक अभी यूज होने वाला है। अब इसको अभी इससे पहले दो चार चीज पढ़ेंगे हम, जब एनर्जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो लिखवाएंगे बाद में, पहले आपको बता देते हैं, वो चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं। बोर मॉडल में मैंने एक लाइन लिखवाया था, याद है, एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू एडवार्ड एनर्जी, बताओ क्या होगा। अब अभी इसके बाद से 5-10 मिनट जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले सब कनेक्ट करके एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके लिखवाएंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना कि चैप्टर ऐसा है कि पूरे लास्ट तक बैठ के पढ़ने की जरूरत है, समझ में आएगा, कभी लो फील करने की जरूरत नहीं है कि आज समझ में नहीं आया तो कल क्या होगा। अब इसके बाद 2 4 5 बातें हैं, पहले सब समझ लेते हैं एक एक करके, उसके बाद हम लिखवाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया, आपको याद है मैंने लिखवाया था कि जैसे ही हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू एडवार्ड, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू सेक्सेस एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज। समझ गए, मैं बता रहा हूँ कैसे दोनों प्रूफ भी हो जाएगा। अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसका मैं डिफिनेशन भी लिखवा दूंगा, जिसको बहुत क्या करता है ना कि शार्पली तरीके से क्वेश्चन यूज कर लेता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, समझ रहे हो। ये सारी बात लिखवाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे 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 होता है। सबसे पहले दो बातें हैं, इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन आपको मैंने समझाया था, एक्साइटेशन क्या है, देखो मैं बता रहा हूं, सुनो ध्यान से हमारी बात, जब किसी भी एलिमेंट को, अब यहां से मैंने इसलिए बोला कि 4-5-10 बातें हैं जिसको सुनना जरूरी है, उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे वरना तुम्हारा दिमाग खराब होता रहेगा। सबसे पहले क्या है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन स्पेक्ट्रम का भी बताना जरूरी है, स्पेक्ट्रम भी पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन अभी बताऊंगा ताकि तुम्हारा दर्द कम हो, तकलीफ कम है, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है भाई, है ना। जैसे देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को तुम भूल जाओ, जब किसी भी एलिमेंट को हम हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दो तरीका है, या बहुत सारे हैं, अभी तक 2 तरीके हमने आपको बताया, कौन, एक कैथोड एक्सपेरिमेंट में मैंने बताया था कि हाई वोल्टेज ले लिया, फोटो इफेक्ट में याद करो बताया था हमने क्या किया था, फोटोन इंसिडेंट हुआ था, ये सारी बातें हमेशा बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि हम हीट भी देकर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। तो जब किसी भी एलिमेंट को हम हीटिंग करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइटेड होके अपर एनर्जी लेवल में चला जाता है, और अपर एनर्जी लेवल में जाता है तो वहां पे अपने क्या करता है, वो अनस्टेबल फील करता है। तो जब वो फिर लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करता है, फोटोन इमिट करता है। फोटोन, फोटोन किस फॉर्म में इमिट करेगा भाई, लाइट के फॉर्म में, VIBGYOR, समझेगा ना, लाइट के फॉर्म में क्या करता है, इमिट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, समझ गए। सबसे पहली बात लिखवाएंगे नहीं हम अभी, अभी समझो, क्योंकि उससे भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट को एनर्जी मिलेगी, अब एनर्जी किसी फॉर्म में मिल सकती है, चाहे हीट करे चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, और अपर एनर्जी लेवल से फिर लौट के क्या आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में जब आएगा तो क्या करेगा भाई, वो फोटोन इमिट करेगा, समझ गया ना। और वो फोटोन इमिशन मतलब क्या होगा, लाइट के फॉर्म में आपको इमिट दिखाएगा, मतलब कि ठीक है, VIBGR जो भी है तो आपका स्पेक्ट्रम वो दिखेगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे मान लो कि हमने किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसे एनर्जी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले बताओ E बराबर क्या होता है, सबसे शुरू में एनर्जी E बराबर क्या होता है, hc/λ, ठीक है। अब मान लो कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल में है E1, वहां से सेकंड में चला गया E2 में, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, -13.6/z²/n²। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो क्या आ जाएगा, -13.6, ठीक है। सेकेंड एनर्जी लेवल में क्या आएगा, -13.6/4, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बोलेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है। अब सबसे ध्यान देने की ये बातें हैं, क्या बात है मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देनी है। जैसे मान लो कि एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, जैसे तुम चौक जाओगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है, ठीक है, यहाँ पे E1 E2, ठीक है, E1 E2, अभी फिलहाल में N1 भी मान लेते हैं और N2 भी मान लेंगे, जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो N1 और N2 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट है, N1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल और N2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, वहां पे N1 N2 मतलब एक और दो मत समझ लेना, समझ गया। लेकिन यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकल एजम्पशन लिया है कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम कहीं से मान लो कि एनर्जी मिल रही है, एक्साइट होकर यहाँ चला गया, फिर लौट के यहाँ पे आ रहा है। अब दो कहानी है, ऐसा कब होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी, ऐसा कब होगा जब उसको एनर्जी मिलेगी, मिलेगी ना भाई,
तो जैसे ही डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। अब मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं जहां पे आपका मेन कंफ्यूजन होता है, जो बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसे ही दे देता है। तो दो बातें हैं, अगर E2 माइनस E1 आपने किया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हीट, बोलो, रिक्वायर्ड है उसको, समझ गए, मतलब सॉरी हीट बोल रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको, क्लियर है ना। और जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी रिलीज को एटॉमिक स्ट्रक्चर के टर्म में कैसे समझेंगे, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। जैसे मान लो कि उसको क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में उसको जाना है, तो क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, समझ गए, उसको एनर्जी चाहिए। तो कैसे, अभी निकल के आ जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 क्या आएगा, अगर सिंपल मैं हाइड्रोजन की भी बात कर रहा हूँ, मैंने बोला ना कि 10 मिनट पूरी बातें सुनिए फिर लिखवाएंगे, तो E1 क्या आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए, वही तो आएगा। अरे माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो N1 क्या रखेंगे फर्स्ट, जेड बराबर 1, तो क्या आ गया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए। E2 की वैल्यू क्या आएगी, तो जब आप माइनस करोगे माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, फिर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या आएगा 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, E2 माइनस E1, है ना। तो प्लस जैसे 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब क्या हुआ कि उसको एनर्जी मिला है, और वो क्या हुआ, फर्स्ट लेवल से एक्साइटेड होकर सेकंड में चला गया। डी एक्साइटेशन की जब बात करेंगे, मतलब इससे ये फायदा है ना कि तुम कुछ भी फॉर्मूला लिखो, E2 माइनस E1 लिखो या E1 माइनस E2 लिखो, ये मैंने बात इसलिए बताया अपने बिहाफ पे, ठीक है ना। बुक तो कहता है चलो ठीक है E2 माइनस E1 लिख लो डेल्टा ई, थर्मो में पढ़ते हैं तो क्या होगा, अगर जैसे डेल्टा जी पढ़ेंगे G2 माइनस E1 फाइनल माइनस इनिशियल, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन मैंने बोला कि अगर बाय डिफॉल्ट आपने कुछ भी लिख दिया E1 माइनस E2 चाहे E2 माइनस E1, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या समझेंगे, और निगेटिव आएगा तो एनर्जी रिलीज किया उसने, खत्म, दो बातें हैं, बाकी अब कुछ भी फॉर्मूला लगाओ, समझ गया। अब इसमें दो बातें हैं, पूछो क्या, फर्स्ट क्या आया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड क्या आया माइनस 3.4, फोर्थ क्या आएगा माइनस 1.51, सब लिखेंगे, मतलब थर्ड आएगा, फोर्थ क्या आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो ध्यान से हमारी बात, एनर्जी तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और डिफरेंस देखो तो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल का कम हो रहा है ना। इसका बहुत चालाकी से हम यूज करेंगे, पूछो कैसे, वो भी बात अभी बता दे रहा हूं तुम्हें कैसे। बताओ E2 माइनस E1 लिखेंगे तो क्या आएगा, मतलब E2 माइनस E1 लिखेंगे ना तो क्या लिखेंगे, माइनस 13.6 लिखेंगे नहीं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 13.6 क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे। तो जब उसको जब लिखोगे तो तुम्हें भी मालूम है कि फॉर्मूला आ जाता है 13.6, ठीक है ना, जेड स्क्वायर बाई वन स्क्वायर, मतलब 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, तुम्हें पता है, क्लियर है। अब उसमें क्या होता है कहानी, कि जैसे हमने तुम्हें बोला कि हमको लेमडा मैक्सिमम चाहिए या लेमडा मिनिमम चाहिए, तो इसको दो भाषा समझ लेंगे। अरे मैं एक एक बात लिखवाऊंगा, दो भाषा में कैसे समझेंगे, एक तो हम ऐसे समझेंगे कि जैसे मान लो एनर्जी बराबर अभी तुम क्या लिखोगे, एच सी बाई लेमडा, यही लिखोगे ना, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये एक का है ना, लेकिन जैसे जो चेंज करोगे तो 13.6 बाई एच सी आ जाता है, अभी आता है ना। तो उसे हम क्या लिखते हैं, रिडवर कांस्टेंट आर लिख लेते हैं, वेवलेंथ के टर्म में 1 बाई लेमडा वेव नंबर आ गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का अगर हाइड्रोजन के लिए तो तुम कॉमन ले लो, तो होता है 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस में आ जाएगा 1 बाई लेमडा बराबर। अब हम बोले लेमडा मैक्सिमम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, लेमडा मैक्सिमम के लिए एन टू का वैल्यू 0 होना चाहिए। अब ये 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर मैथमेटिकल समझो, लेमडा मैक्सिमम है, इसके लिए क्या करोगे, इसकी वैल्यू 0 होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट ले लेते हैं हम। अबे ई हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी, तो वहां से आ जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, मैंने कैसे बोला कि तो टेक्निकली कैसे सोचेंगे, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो दो एनर्जी लेवल के बीच में क्या हो रही है, एनर्जी घट रही है ना। तो सोचो एक हम फर्स्ट रखें और दूसरा हम इन्फिनिटिव रख लें, तो एनर्जी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मिनिमम। तो जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, समझ गए, आई कि नहीं बात समझ में। तो दो तरीके से समझेंगे, तो ये सारी बातें पूरा हम पढ़ लिए। अब इसको एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखिए, लिखिए फॉर द हाइड्रोजन एटम इफ एटॉमिक नंबर जेड इक्वल में 1,
देन एनर्जी। ठीक है, अब जितनी सारी बातें मैंने बताया है ना, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, लिखो फॉर द हाइड्रोजन एटम एटॉमिक नंबर कितना होगा। अबे फॉर द हाइड्रोजन एटम जेड कर्ल में क्या आएगा, 1। ठीक है, आएगा ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बना के लिखोगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब के सेल के लिए। तो के सेल के लिए क्या आएगा बोलो, -13.6 क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब चूंकि हाइड्रोजन एटम है, क्या है भाई, घबराओ मत, हाइड्रोजन एटम है तो जेड बराबर 1। और हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोले हैं ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोले हैं तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं। समझ गए। तो क्या आ जाएगा बोलो, यहां से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए -13.6 क्या लिखोगे, 1/1 स्क्वायर लिख दिए पहली बार। यूनिट लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो कितना आ गया भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ गए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा बोलो, -13.6 जेड की वैल्यू क्या लोगे, 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लोगे, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में जेड बराबर 1 और एन बराबर 2। अब ये सारी बातें मैंने बताया तो सोच रहे होगा आप लोग कि यार ये सारी बातें बता रहे हैं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे कैसे, है ना। सारी बातें सुन लिया, दिमाग में आपका चलता रहेगा और एक एक करके लिखेंगे। वैसे ही अब आप लिख लो, अब मुझे आगे जरूरत नहीं है। क्या, थर्ड ऑर्बिट के लिए लिखो कितना आया, और फोर्थ ऑर्बिट के लिए लिखो कितना आया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप गलती नहीं करेंगे, जो करते हैं वो करें। तो डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लिखे लिख दूं, अबे बोलो भाई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ रहा है ना कैसे। अबे जेड का वैल्यू तो हमेशा 1 हो जाएगा। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, पहले ही मैंने लिखवाया है, फॉर द हाइड्रोजन एटम जेड बराबर 1। और सेल चेंज हो रहा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अबे थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, 3। तो 13.6/9 -1.1। फोर्थ के लिए क्या लिखेंगे, क्या आ रहा है भाई, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बातें पूरा आपने लिख लिया। ठीक है, अब एक पॉइंट बनाकर आप लिखिए बातें लिखने के बाद। ठीक है, ये दोनों क्यों आया समझ में आ रहा है ना। अबे 9 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ गया, इससे बाहर वो कुछ पूछता ही नहीं है, इतना बहुत है। समझ गए, कोई कंफ्यूजन की, आप तो जो माइंड में सोच रहे होंगे ना, उसको पहले मैं खुद ही से समझ के उसको क्लियर कर रहा हूं यार, कि आपको कोई कुछ तुम पूछो ही मत। समझ गया, लिखो एक लाइन, एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटवर्ड, as we move from nucleus to outward। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस सॉरी टू सक्सेसिव, as we move from nucleus to outward। ठीक है, टू सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस, टू सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ऑलवेज डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटवर्ड। तो क्या लिखवाया मैंने, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लिखो, या क्या लिखा है मैंने, नहीं क्या लिखवाया है, मतलब जो भी है, डिफरेंस लिखा है नहीं लिखा है, वरना दूसरी किसी भाषा में लिख लेंगे यार, बहुत सारा मतलब ग्रामर अपन तगड़ा है भाई, कुछ भी बना सकते हैं। दिमाग में आने की बात है कि मतलब क्या होने वाला है, मेन है उसको चीज को डिफाइन करने के लिए मैथ पढ़ेंगे ही नहीं, सबसे शानदार बात लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, अब बताओ, जैसे क्या लिखेंगे, E2 - E1, ऐसे क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, E3 - E2। अबे मैथमेटिकल समझो ना, E2 - E1 ग्रेटर होगा किससे, E3 - E2। आगे क्या लिखूं बताओ, बोलो, काफी है, चेक कर लेंगे। समझ गए,
और चेक करना ही करना है। क्यों करना है? कहां तक हमने निकाला है भाई? 1 2 3 4। फर्स्ट क्या? बिल्कुल ठीक है। ये क्या लिखे हो भाई? हाइड्रोजन एटम के लिए भी फिलहाल में निकाले हैं ना, ये क्या लिखे हो? ये कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख लेना। ये कितना है भाई? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 और ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, समझ गए? डिफरेंस करके देखो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। ये क्या आएगा भाई? 10.2, ये 1.89 और ये कुछ आया होगा, क्या आ रहा है? नहीं निकाले? 0.7, सॉरी। मतलब दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होगा, न्यूक्लियस हम जैसे दूर जाएंगे क्या होगा? डिक्रीज होगा। दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पे बोला है दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल का डिफरेंस डिक्रीज होगा, और वहां पे क्या बोला है? बिल्कुल सामने दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा बताओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बोलूं तो एन की वैल्यू क्या आएगी? मालूम है ना? तो इसको भाषा में लिखेंगे। लिखिए, इफ एन इज सेल नंबर, अगर मान लो कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे तो एन की क्या वैल्यू आएगी? समझ रहे हो? मतलब एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी? तो वही मैंने बोला है कि इफ एन इज सेल नंबर देन एक्साइटेड स्टेट विल बी n+1। ठीक है, समझ रहे हो? इफ सेल नंबर इज n देन एक्साइटेड स्टेट इज n+1। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? बिल्कुल सिंपल बात है। एक्साइटेड स्टेट अगर सेकंड है, खत्म। ठीक है, क्लियर है? कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझ गया ना? ये आगे भी पढ़ेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। याद है या भूल गए? टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, या डिफिनेशन बताओ या जो मैंने लिखवाया था वो बताओ। हाँ? बोलो। तो टॉपिक लिखो, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हमेशा क्या होगा? n+1। याद रखना जरूरी बात है। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड क्या होता है? बोलो। एक बार मैंने लिखवा दिया हूं, फिर से डिफिनेशन लिखवाओ क्या? रिक्वायर्ड टाइम फॉर कंप्लीट, रिक्वायर्ड टाइम फॉर वन कंप्लीशन ऑफ, अबे वेवलेंथ, समझ गए? फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड, ये सारी बातें लिखवाए कि नहीं लिखवाए हैं? भूल गए? तो डायरेक्ट वहां से बातें लिख देते हैं। टी बराबर क्या लिखेंगे? 2πr/v लिखेंगे ना? तो देखो यहां से क्या होने वाला है। टी बराबर क्या लिखोगे? 2πr/v। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, आर और वी। आर की वैल्यू बताओ? 0.0529 n²/z एंगस्ट्रॉम। बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर वो लिख देना। वी की वैल्यू क्या आएगी? तो मैं एक डायरेक्ट काम कर रहा हूं, वो आप याद रखना। एन और जेड को छोड़ के बाकी जो भी वैल्यू आएगा वो सारा कांस्टेंट है, तो कुछ होगा, होगा ना? तो टाइम पीरियड कांस्टेंट को तो प्रोपोर्शन होगा नहीं, तो किसके होगा? ध्यान दो। आर इक्वल में क्या आएगा? n²/z और v बराबर z/n। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? आर इक्वल में क्या आएगा बताओ? n²/z और v की वैल्यू क्या आएगी? z/n। r/v करेंगे, समझ गए? क्या आने वाला है? n³ समझ गए? तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²
एंड टाइम पीरियड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी एन क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब लिखो इतना बातें लिखने के बाद कि टाइम पीरियड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज, मैं बता रहा हूँ, ये लिखो। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अरे तो 9th क्लास की बातें हैं यार कि कौन किसके प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, अरे भाई तू लिख लेना यार सारी बातें, तुम भी ऐसा मत कर देना। 2 पाई यार 0 पॉइंट, रुको मैं भी लिख दे रहा हूँ यार, बेटा बोलोगे तुम लोग यार। कैसे लिखोगे इसे? 2 पाई आर की वैल्यू क्या लिखोगे यार? वही पहले ही लिख दिया रहता, 0.529 बोलो एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या इंटू 10⁻⁻10 कर दूं, वही कर दे रहा हूँ। पूछो क्यों? कोई मतलब ही नहीं है, आराम से हो जाए। 10⁻⁻10। ठीक है, 2.18 मीटर पर सेकंड है इसलिए ऐसा कर दिया, इंटू 10⁻Z/N। ठीक है, ये सारी समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, टीज क्या हो जाएगा? अब यहां से कंटिन्यू कर लेना, ये लिखने के बाद बस ये लिख लेना। ठीक है भाई, यही तो बात है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बार लगता है कि तुम अभी लिख रहे हो बाद में बोलो कैसे पढ़ा दिया है। कई बार नोट्स दिखाने लगते हैं सब, सेम ही तो बात है यार, कोई मतलब नहीं है। एन स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई एन क्या हो जाएगा एन क्यू। फिर वो अब तुम लिखो टाइम पीरियड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज, टाइम पीरियड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज, टाइम पीरियड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज क्या आएगा बोलो? N1 बाई N2 का क्या होगा Q, और बोलो Z2 बाई Z1 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, समझ गया? टाइम पीरियड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज क्या लिखोगे? N1 बाई N2 का Q, Z2 बाई Z1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अबे NQ क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और जेड स्क्वायर क्या है? इनवर्सली। तो डायरेक्ट हो तो N1 बाई N2 लिख दिया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो ये तो केमिस्ट्री है ही नहीं, ये तो मैथ चल रहा है। अबे ये थोड़ी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है कि तुम्हें बताया टाइम पीरियड क्या है, एन क्या है, जेड क्या है। तो मैंने लिखवाया इसीलिए लॉन्ग्वेज क्या लिखवाया, टाइम पीरियड फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज। लिया ना दो डिफरेंट, N1 मतलब अलग क्वांटम नंबर, N2 मतलब अलग क्वांटम नंबर, Z1 मतलब अलग कोई एटम, Z2 मतलब अलग कोई एटम। तो पहले ही लिखवा दिया हूं टू डिफरेंट स्पीसीज। हाँ इक्वल है, डायरेक्टली नहीं होगा, समझ गया ना? टाइम पीरियड बराबर लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं? टी इक्वल में। ठीक है, टी इक्वल क्या होगा? अब तुरंत मुझे आंसर दो, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? समझ गया ना? और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो फिर से बात लिखोगे, क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज। क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी फॉर टू डिफरेंट स्पीसीज। ये इक्वल लिखना भाई, प्रोपोर्शन मत लिखना। समझ गया ना? मैं खुद ही लिखा हूं तो भी क्यों बोल रहे हो भाई? ये टी बराबर सब वही तो लिख रहा हूं, इक्वल का साइन तो खुद ही दिया हूं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बोलो? अबे उल्टा होता है ना, तो क्या हो जाएगा? N2 बाई N1 का। बहुत सही, सब उम्मीद कर यही लिख रहे होगे, नहीं समझ में आ रहा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड। डिफिनेशन बताओ फ्रीक्वेंसी क्या बताया था मैंने? बिल्कुल, तो टी सेकंड में एक, तो 1 सेकंड में 1/t। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी आके पढ़ा दूंगा नया से उठाकर, जो है सारा स्मूथ है बिल्कुल। तो डायरेक्ट तुम फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? 1/t। जब 1/2 लिखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बोलो? N2 बाई N1 का Q, और यहां से क्या होगा? सॉरी, Z1 बाई Z2 का स्क्वायर। ठीक है ना? आगे बात समझ में? अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक। रेडियस का मैंने फॉर्मूला आपको निकाला था। ठीक है, आर इन बराबर एक फॉर्मूला हमने लिखवाया होगा, याद है? हाँ? अबे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लिखवाया था ना कि 0.25 क्या एन स्क्वायर बाई जेड, सेकंड के लिए तो आर एन बराबर ए नॉट एन स्क्वायर लिखाया था ना। मैंने तुम्हें साफ बता दिया, फिर भी तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, पूछो ऐसा क्यों?
उससे पहले रुक जाओ, दो बातें और बताता हूं तुम्हें। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कौन बताएगा? अभी लिखवाएंगे नहीं, क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट से बढ़िया, बिल्कुल। देखो, ये तीनों एनर्जी के बारे में ना ध्यान रखना। आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, और एक्साइटेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे बोलेंगे कि फॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। मैंने क्या बोला, हिंदी में बोल दूं, ठीक है, मैंने बोला कि फॉर द आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। या दूसरे बात में बोल सकते हैं क्या, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट फॉर द गैसियस स्पीसीज। समझ गए? दोनों बातों को मैं समझा दे रहा हूं, दोनों भाषा में, ठीक है। एक भाषा में ये है कि हाइड्रोजन एटम है, समझ गए, हाइड्रोजन एटम को न्यूक्लियस में चेंज करने के लिए, चलो न्यूक्लियस बुरा लग रहा है, हाइड्रोजन एटम को कैटायन में चेंज करने के लिए, समझ गए, जितना अगर हमको एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड चाहिए, ये डिफिनेशन हमारे लिए नहीं है, इनऑर्गेनिक वालों के लिए, वो समझे, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं मैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन क्या है, एच गैस, इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, H प्लस ई में। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हमको मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत कम यूज आएगा। अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या यूज आएगा, मैंने क्या बोला, फॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट में हमेशा n बराबर 1 लेंगे, समझ गए। ऐसा नहीं कि 2 से इन्फिनिटी लेके चले गए तो इसे क्या बोलेंगे, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। समझ गए, क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी। मतलब n1 बराबर फर्स्ट से लेके इन्फिनिटी लेके चले गए, मतलब समझ रहे हो, जीरो पे लेके चले गए, निकाल के इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दिए उधर, समझ गए, तो क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। तो मतलब ये कंपलसरी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में n1 की वैल्यू हमेशा 1 होना चाहिए, और 1 से कहा, इन्फिनिटी। समझ गया। जैसे तुमसे कोई बोलेगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिखो, तो तुम क्या लिखोगे, 13.6 जेड मतलब 1, 1/n1² माइनस 1/n2²। अभी लिखवाएंगे उस चीज को, पहले समझ लो। सेपरेशन एनर्जी क्या है, सेपरेशन एनर्जी है कि n1 बराबर 1 नहीं, अब 2 से 3 से 4 से कहीं से भी, वहां से तुम इनफाइनाइट तक लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में और सेपरेशन एनर्जी में मेन डिफरेंस क्या रहा, बताओ। आयोनाइजेशन एनर्जी में n1 बराबर 1 होना चाहिए और इन्फिनिटिव होना चाहिए, सेपरेशन में भी n2 से इन्फिनिटिव होना चाहिए, n2 से n3 n4 नहीं। समझ रहे हो, फिर से बोल रहा हूं, सेपरेशन एनर्जी में भी क्या होना चाहिए, n2 की वैल्यू इन्फिनिटिव होना चाहिए, समझ गए। मतलब तुम इन्फिनाइट पर लेके जाओगे लेकिन n1 कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 से लेके जाएं, 3 से लेके जाएं, समझ रहे हो, दो मतलब क्या, दो एनर्जी लेवल, मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल से लेके जाएं या थर्ड एनर्जी लेवल से लेके जाएं या फोर्थ एनर्जी लेवल से लेके जाएं, लेकिन कहां लेके जाना है, इन्फिनिटी लेके जाना है। n1 बराबर 1 नहीं होना चाहिए, n1 बराबर 1 होगा तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, अब तुम बोल सकते हो, चाहे तुम n1 से n2 ले जाओ, n2 से n3 ले जाओ, n3 से n4 ले जाओ, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ताकि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में वो चला जाए, इन्फिनिटी नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। तो होप करते हैं कि तीनों बात आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी, इसमें किसी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। समझ गए ना बात को, क्लियर है। तो इसको अभी करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन करने का डिमांड है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है, या क्वेश्चन से पहले रुको एक सेकंड, एक और एनर्जी का टर्म कवर कर लेते हैं, क्योंकि आता है तो कर लिए, है ना। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब होगा, अब तो यार तुरंत तुरंत में बोलना चाहिए जबरदस्त तरीके से, जब उसे क्या होगा, एनर्जी मिले, रिक्वायर्ड, क्लियर है ना। तो एनर्जी मिले मतलब क्या, ई, और ई मतलब क्या, एच सी बाई लेमडा। तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, एच सी बाई लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, E2 माइनस E1। E2 को क्या लिखें, -13.6 लिखें, Z² बाई n²। तो n मतलब क्या, n2²। अबे वही ना, सेकेंड एनर्जी लेवल की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे, -13.6 Z² बाई बोलो n2² माइनस क्या लिखूं, -13.6 Z² बाई बोलो n1²। समझ में आ रहा है, ये प्लस हो गया, तो अगर 13.6 Z² कॉमन ले लें तो क्या आने वाला है,
मतलब प्लस में हो जाएगा वैल्यू 13.6 जेड स्क्वायर बाई बोलो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई। आप n1 n2 का मतलब क्या समझ रहे हैं? n1 बराबर 1, n2 बराबर 2? नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पे n1 बराबर लिखिए लोअर एनर्जी लेवल और n2 बराबर क्या लिखेंगे? हायर एनर्जी लेवल। अभी रुक जाओ, अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है, उससे पहले अब एक और काम करते हैं। ये क्या है? एच सी बाई लेमडा है ना। अब यहाँ से 1 बाई लेमडा एच सी को इधर डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या आएगा बोलो? 13.6 बाई एच सी जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। एच सी ये 13.6 बाई एच सी को क्या बोलेंगे? रिडवर्क कांस्टेंट। लेकिन ये ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। समझ गए? और क्या होगी वैल्यू इसकी? इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख रहे हैं? रिडवर्क कांस्टेंट और ब्रैकेट में लिखो इन टर्म ऑफ लेमडा लिख दूं? पूरा वेवलेंथ देखना पड़ेगा यार, समझ गए? अबे एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है, स्लाइड से ही पढ़ाना चाहिए। आर की वैल्यू क्या आएगी? अब तुम्हें खुद ही समझ में आ गया। इनवर्स क्यों आ रहा है पूछो? वेव नंबर का डिफिनेशन बताओ। वेव नंबर का, अच्छा ये डिफिनेशन है, लिखवाया था ना कुछ कि कैसे आ गया था? हाँ हाँ बोलो, बढ़िया ट्राई कर रहे हो। नंबर ऑफ ए प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ या 1 बाई लेमडा। पढ़ते लिखते हो नहीं तुम ले यार, है ना? तो यहां से बताओ 1 बाई लेमडा को क्या बोल देंगे? वेव नंबर, न्यू बार। तो वही बातें हो गई 1 बाई लेमडा या सॉरी या क्या बोलोगे? न्यू बार इक्वल में क्या आएगा बोलो? आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब पता है n1 और n2 क्या लिखोगे? ये लोअर एनर्जी लेवल, इस चक्कर में अपनी राइटिंग मत बर्बाद हो जाए यार, ठीक है? होगी इतना लिखना है भाई। मुझे लगता है कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर मिलाकर साइंटिस्ट नहीं आएंगे जितना, उतना इस चैप्टर में अकेले आ जाते हैं। हर बार में साइंटिस्ट दूर बैठा है यार, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। समझ गया ना? कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का? कोई, ये लिख लेना वैल्यू भाई, ये चुपके से बगल में है इधर। ये रीडवर्क कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 109/700 सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर में क्या होगा? चेंज कर लेना, ठीक है? अबे चेंज कर लेना, सेंटीमीटर मालूम है तो मीटर में नहीं होगा। सही बोला है, कितना होगा? लेकिन 1 और कुछ भी होगा ना? 1 पॉइंट, बहुत सही बोला है, ठीक है? 1.09 इंटू 10⁻⁻7। अरे तुम चेंज कर लेना भाई, यूनिट तुम्हें तो कुछ भी आता है, याद करने वाली बात है थोड़ी। याद करने वाली ये बात है कि रिडवर्क कांस्टेंट ये भी है और वो भी है। वो किस में है? एनर्जी के टर्म में, ये किस में है? वेव के टर्म में। वेवलेंथ कभी निगेटिव में नहीं आएगा। अरे बाबू, वेवलेंथ कभी निगेटिव नहीं आएगा, इसीलिए हमने तुमको बताया था कि E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 का मतलब क्या होगा। समझ रहे हो? और ऐसा कुछ भी लिख लो, ठीक है? इसको नोट करिए। ये आर की वैल्यू है 109/700 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन करेंगे यार, उसका फिर इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब यही से मैं बात कर रहा था, आपको क्या बात कर रहा था याद है? अब आएंगे लाइमन बामर, जानते हो कि नहीं उनको? अब ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। लेकिन समझा देता हूं तरीका क्या है। जैसे मैं पूछूं कि लाइमन के लिए लेमडा मैक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए या लेमडा मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो समझ रहे हो? तुम तो चाहे केमिस्ट्री से समझो या मैथ से समझो, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम है, इसके लिए क्या होना चाहिए? अबे ये कुछ नहीं होना चाहिए, जीरो हो जाते। बताओ, इसमें से तुम माइनस करोगे तो वैल्यू कम ही होगी ना। और यहाँ पे क्या करेंगे? इन्फिनिटिव कर लेंगे। अगर मान लो मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी के लेवल से सोचे तो क्या होगा? E1 माइनस E2, पूछो क्यों?
देखो एनर्जी डिफरेंस दोनों के बीच में क्या आ रही है, मैक्सिमम आ ही रही है, 10 पॉइंट समथिंग, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। और जैसे हम दूर दूर जाएंगे दोनों के बीच में तो घटती जाएगी। तो सबसे पहले यानी कि टू सक्सेसिव एनर्जी के बीच मिलेंगे तो क्या होगी की वैल्यू मैक्सिमम। नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। दो लगातार ऊर्जा स्तरों के बीच में हम अंतर करेंगे तो क्या मान आएगा, न्यूनतम आएगा। समझ गए। अबे आ रहा है नहीं आ रहा है, E2 - E1 देख रहे हो ना, E3 - E2, E4 - E3, तो कम आ रहा है ना। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, E बराबर hc/λ। तो E की वैल्यू ज्यादा तो λ, और E की वैल्यू कम तो λ। तो E की वैल्यू ज्यादा कब आएगी, दो के बीच में लगातार। तो अगर N1 का वैल्यू लाइमन के लिए क्या ले लें 1, और N2 का वैल्यू क्या ले लें 2, तो क्या आएगा वैल्यू मैक्सिमम। समझ गए। मजेदार है कि नहीं है। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे होना चाहिए, याद है कि नहीं रेडियस का फॉर्मूला है। मतलब मुझे रिकॉल करना, मैं तो पहले ही बता दिया, मुझे तो बताना नहीं चाहिए ना भाई, तो धोखा हो गया। आइए छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आपका बस कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। लिखिए, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल एनर्जी कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in orbit which having radius in orbit which having radius 16 times of 16 times of स्पीड में था। अरे मैंने लिख उसी में रख दिया है क्या, किए थे क्वेश्चन तुम लोग। तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसके आंसर भी आ गया था। मैं चेक कर रहा था कि सीट किए थे कि नहीं किए थे। ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह तो सीट यार, एक क्वेश्चन लिखो फिर। कैसा क्वेश्चन दे तुम्हें यार, अभी आसान से स्टार्ट करते हैं। लिखिए, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ B+3 अरे बेरिलियम का नाम सुना है, BE बोल रहा हूं। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ BE, ठीक है, बेरिलियम +3 आयन इन इट्स ऑर्बिट which completely fit in अच्छा, मैंने उस दिन सीट प्रिंट करवाया था तो इस क्वेश्चन को मैंने शुरू में डाल दिया रिमूव करवा के, इसलिए वो क्वेश्चन उसमें था। कोई बात नहीं, बट ये नहीं होगा। इन इट्स ऑर्बिट विच कंप्लीटली फिट इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। थोड़ा सा भाषा मजेदार होना चाहिए ना। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैसा लगा बताओ, ठीक है। ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी प्रपोर्शन नहीं लिखे हो ना तुम वहां पे, वो इक्वल है टू डिफरेंट स्पीसीज। मतलब क्या तुम T बराबर लिख दिए हो। अबे दो तीन बातें, चलो अच्छा इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन क्या आ रहा है।
गलत है यार, ऐसे ही बोल दिया, रुको चेक कर लेने दो। कितना आ रहा है आंसर, पूरा बताओ। गलत है, बहुत सही बोला है बालक, सही है सही है, ठीक है, ये बालक का सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है मुझे, समझ गए, वरना कहीं से कुछ भी तो स्टार्टिंग चल रहा है, तुम फिजिकल के लिए बिंदास सो जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं, बस क्लास में आना, खत्म करने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम ज्यादा लॉस नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोला है, सही बोल रहा है बालक, बोला है ना कि फर्स्ट हाइड्रोजन एटम का, अच्छा फिट मतलब क्या है, इक्वल है। यार कितना आसान बात है यार, बोलो क्या करोगे, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अबे तो उसके लिए एन चाहिए कि नहीं चाहिए बे, बेवकूफ पागल। मेरे को ही कह रहा है कि वेलोसिटी निकालना है, देख रहे हो, एन का वैल्यू निकाल के खुश हो गया है? बोले ना क्वेश्चन ऐसा थोड़ी उठा कहीं से ला दिया, समझ गया। अभी चिंता मत करो, इस बार तो तुम लोग को पिछली बार से भी खतरनाक क्वेश्चन होगा, घबराओ मत, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है ना। अब एन का निकालो, खुश हो गया वैल्यू की, एन आ गया आंसर है। अब तो तुम्हारा आंसर आ ही जाएगा, आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा होश में रहना जरूरी है। 0.529 सॉरी एन स्क्वायर बाई जेड, जेड मतलब क्या लूं, बेरिलियम है ना, तो 4 लिखूंगा तो कोई दिक्कत है आपको, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.529 इंटू बताओ 1/1, वही लिख दे रहा हूँ यार। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई, कितना आया है 2, अब खत्म, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, वेलोसिटी बराबर बताओ 2.18 इंटू 10⁻⁶, और बोलो जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। आया है वैल्यू, किसका वैल्यू आया है, फॉर्मूला सही है, आंसर आ गया ना सबका। अब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया है। ये कहां से 8 बोल दिया आंसर वेद, एन का 2 लेके कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो दिमाग लगाना है, ठीक है ना, तुम लोग सोचते नहीं हो जगह। अच्छा ये कौन है, ये क्या नाम है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर्पस, मतलब बोल रहा था कि प्रोपोर्शन है, इक्वल है, क्या लिखा है, टी लिखा है, टी बाई, अरे अभी लिखवाया है ना n1/n2 का क्यू z2/z1, इक्वल में क्या लिखा है, टी लिखा है, बस टी। कितना स्पष्ट तुम्हें लिखवाया है, फॉर 2 डिफरेंट स्पीसीज, तो उसको कई मूर्ख है कि वो भी गड़बड़ कर लेंगे, तो T1/T2 लिख लेना, और उसको क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, लिख लेना, तुम वो भी भूल जाओगे। अबे लिख लो अभी, मतलब इक्वल में क्या लिखो है, इक्वल में क्या लिखोगे, नहीं समझा, T1/T2 इक्वल में n1/n2 का क्यू z2/z1 का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी को किसे डिनोट करते हैं, एफ टाइप, न्यू टाइप का, न्यू बाई न्यू1 फर्स्ट बाई न्यू1 सेकंड, इक्वल में क्या लिखोगे, ये कोई दिक्कत है इसमें, धीरे धीरे, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, अभी बहुत उस लेवल का काम नहीं किया हूं। नेक्स्ट, ठीक है, रेडी है। अब ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ताकि वो जो फॉर्मूला आपने लिखा है ना, उसकी आपको देखो, गूगल बैच में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन करवाना और इस तरह से संभव नहीं है, तुम किसी को उठा लेना, सर तो क्वेश्चन ही नहीं करवाते हैं, गूगल हो जाए, मैं कहा भाई खत्म कहानी, जाओ पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है ना, कुछ भी पढ़ाऊंगा दीपावली से पहले अपना ही सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ गए ना, मतलब कितना भी प्यार से पढ़ाऊं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट स्टेट ऑफ लिथियम +2 आयन। अबे भाई कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, लिख लिया इतना, एंड फर्स्ट स्टेट ऑफ
Li+2 आयन। कितना आंसर आया? भूतरू वाला क्वेश्चन था। ये क्या हो गया भाई? 51/2। देखो क्या किया है, इसलिए तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे मालूम है भाई। उसको 27 ही बोल सकते हैं यार, तो भयानक है यार। ये मेडिकल वालों जैसा आंसर दे रहा है 27/1। उनको नहीं बोलो 1 तो आंसर कर देते हैं यार। ट्वेंटी सेवन बाई फोर कैसे आएगा यार दोस्त, बताओ। मैं तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। अब 27 आंसर आएगा भाई। सॉल्व करना पड़ेगा क्या भाई? मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोच रहा हूँ कि दूं या रहने दूं। सबका 27 आ गया। अबे क्या बोला था क्वेश्चन? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। तो जब सेकेंड स्टाइल रेट बोला है तो क्या होगी सेल? एन बराबर 3 और जेड की वैल्यू। सेकेंड केस में क्या बोला है? सेकेंड केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं बोला है, समझ गए? ये क्वेश्चन इसलिए है ऐसा, वो फर्स्ट स्टेट बोला है सिंपल। तो N1 क्या रखोगे? 1 ही रखोगे। कई जने 2 रख लिए होंगे, समझ गए? और जेड की वैल्यू क्या रखोगे लिथियम का? 5। अच्छा, याद है तुम्हें यार? ठीक है। 27 सबका आया है। यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे बाहर गाली देगा। तुम लोग यार। नेक्स्ट क्वेश्चन करें यार, रहने दे यार, पढ़ाते हैं कुछ। अभी छोटा छोटा बेसिक बेसिक बातें मैं अभी ले चल रहा हूं आपके लिए, ठीक है? रहने दो अभी, ठीक है? अभी अभी क्लास नहीं रहने के लिए बोले हैं, क्वेश्चन रहने दो अभी, समझ गया? अभी तो काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर अच्छा एक और बात देखो, ये जो हमने लिखा है ना 13.6 जेड स्क्वायर 1/n² कई बार क्या होता है ना कि एनर्जी 1/λ नहीं आएगा, ई बराबर hc/λ लिखना पड़ेगा वहां पे, फिर n1 और n2 की वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा। एक एक फॉर्मूला का तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए कि क्यों लिख रहा हूँ, कैसे है। जैसे होता है ना कि अंदर से वैल्यू बिल्कुल भाव आना चाहिए, समझ गए? कि मतलब कैसे चल रहा है कि hc/λ लिख दिए, कई बार एनर्जी दे देगा, लेमडा की वैल्यू पूरा लेमडा ही दे देगा, डायरेक्ट एनर्जी कुछ देगा ही नहीं, बोला इतनी वेवलेंथ की एनर्जी है। ये सारा गेम किसका है? वेवलेंथ का है, एनर्जी का है, फोटोन का है, फ्रीक्वेंसी का है। समझ गए नहीं समझ गए? अब एनर्जी कहां से मिलेगी? इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट हो रहा है? लाइट आया है जो भी किए, यहाँ पर लगभग वही बात कर रहे हैं कि वेवलेंथ का रेडिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ गए? सबसे सिंपल आपको आता है, बट फिर भी क्या करेंगे बताओ? जो रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ क्या क्या होगा लिखो उसको। अब इसको फिगर पहले बनाते हैं। N1 बराबर क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तब लेके चले जाओ। और क्या लिखोगे? देखो N1 अगर 1 लेंगे, आप मेरे से बढ़िया बना सकते हो, तो जो सोचने वाली बात है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। N1 1, तो जब N1 1 होगा तो हमेशा फिक्स है। N1 बराबर 1 होगा तो क्या होगा? लाइमन, ठीक है? N1 2 होगा तो क्या होगा? बामर। अब बताओ जब लाइमन और बामर के बीच में जब हम ड्रॉन करेंगे फिगर यहाँ पे, तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो ज्यादा होगा। क्यों होगा? अभी तो बताया, तुम्हें प्रूफ किए हैं तुम्हारे सामने, किए कि नहीं किए हैं, है ना?
तो उतना काम करने के बाद सब कर लो, मैं बना दे रहा हूं, बाकी बना लेना, देखो ठीक है। पहले लिख लो उस चीजों को, लिखो n1 बराबर 1 तो क्या होगा, लिखो लिखो आप, मुझे मालूम है कि आता है बट लिखना पड़ेगा, क्या करोगे। n1 बराबर 1 मतलब ग्राउंड स्टेट अगर 1 है तो क्या होगा, लाइमन। अभी ये स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं रहा हूं, खत्म नहीं हो गया, अभी यहाँ पे इसका काम है तो लिखवा रहा हूँ, अभी तो स्पेक्ट्रम कुछ बताया नहीं मैंने आपको, लेकिन ये भी जरूरी है, समझ गए। वो तो मैं बताऊंगा कि एडजप्शन कब होगा, इमिशन कब होगा, ये सारा पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तो अभी समझोगे ना। कैसे समझोगे, क्योंकि उतना तो हमने पढ़ ही लिया है। क्या पढ़ लिया है, एलिमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला या हीट मिला, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो कहां चला गया, हायर एनर्जी में, हायर से जब लोअर आएगा तो क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, है ना। तो हमने क्या किया, हायर से, मतलब समझ रहे हो, इन्फिनिटिव से फर्स्ट में आएगा तो क्या होगा, लाइमन, समझ गए। तो सबसे पहले लिखो n1 बराबर 1 तो क्या होगा, लाइमन। n1 बराबर 2 तो क्या होगा, बामर। बामर आता है ना लिखने, झंडू बाम वाला बाम, समझ गए। उसके बाद n1 बराबर 3 होगा तो लिखो, वो तो आपको आता ही है बट फिर भी लिखो, ठीक है। लाइमन, बामर, पैशन। n1 बराबर 4 होगा तो ब्रैकेट। उसके बाद क्या, अपने पास मॉड्यूल भी है, पी फॉन, फिर हम्फ्री, सामने मॉड्यूल भी है मालूम है, इसलिए लिख लो। n1 बराबर 4 होगा तो लिखो, n1 बराबर 1 तो लाइमन, n1 बराबर 2 तो बामर, ठीक है। अब इनको लग रहा होगा कि भाई पढ़ने जाना है तो मॉड्यूल भी लेके जाना चाहिए, जिनके पास नहीं होगा, है ना, इसीलिए तो ऐसा बोल रहा हूं। n1 बराबर 3 होगा तो पास्चन। आधे लोग तो मॉड्यूल इसलिए ढूंढ रहे होंगे उनको स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। और n1 बराबर 4 होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट, ठीक है। और n1 बराबर 5 होगा तो, और n1 बराबर 6 होगा तो, ठीक है, पक्का। ऐसे 6 लाइन बना लीजिए। क्या करिएगा, एन और मतलब लाइमेन और पैशन के बीच में क्या करिएगा, गैप, एनर्जी क्या ज्यादा, तो n1 बराबर 1, n1 2, n1 3। ये तो पूरा कंप्लीट स्लाइड से ही पढ़ाने लायक है। n1 4, बट कोई बात नहीं यार, कोई 11th वाले थोड़ी हो, क्या भाई, अबे कोई बात नहीं, 11th थोड़ी चल रहा है, बहुत पढ़ाया भाई, ठीक है। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफोन, हम्फ्री। एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो लिख लीजिएगा, लाइमन स्पेक्ट्रम जो होगी क्या होगी, अल्ट्रावायलेट। जो बामर होगा वो क्या होगा, विजिबल। विजिबल में कौन कौन होगा, वी आई वी जी वाई आर, पहले भी लिखवाए थे, बाकी सभी इंफ्रारेड। तो इसे क्या लिख लेंगे आप, आई आर। ये क्या है, आई आर, इधर नहीं लिखो क्योंकि इधर से भी तुमको और ये पास कराना पड़ेगा। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रा, इंफ्रा, ये क्या है, विजिबल, ठीक है। इसमें भाई यूवी, इन्फिनिटिव भी, अब समझ ही रहे हो क्या होगा। अब तुम ही खुद ही कर लो यार, इन्फिनिटिव से लेके आओ, मतलब कहीं से लेके आओ, किस में आना चाहिए, फर्स्ट में, तो क्या होगा वो, ऐसे ही लिख लेना, कर लो यार। अब इसमें 2 में अपने पास मॉड्यूल है सबके पास, देख के बढ़िया फिगर बना लो, ठीक है ना। जो मीनिंग था समझाना वो बता दिया मैंने, मीनिंग उसका मतलब क्या है फिगर का, देखो उसमें दिया भी होगा, लाइमन और बामर के बीच में स्पेस सबसे अधिक दिया है, क्यों दिया है ऐसा, पिछले आधे घंटे से ही तो पढ़ रहे हैं, बराबर दिया है, बराबर दिया है तो फर्जी है फिर, कहाँ बराबर दिया है बे। कोई बात नहीं, तुम तो समझ लो, ठीक है। वो प्रिंट कर दिया होगा, लिख के तो मैंने ही दिया है, ठीक है। ऐसे ड्रॉइंग कर लो, समझ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई भी बातें जितना बता रहा हूं उस बातों को जेन्युइनली तरीके से समझो, और एकदम मतलब ऐसे नहीं कि उसको हल्का में लेना है कि ठीक है फॉर्मूला लिख लिया, समझो कि क्या फॉर्मूला है, ये कहां से आया, कैसे इसका यूजेज होगा, इतनी दूर तक सोचो, फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए।
सोचना पड़ेगा ऐसे बिल्कुल। अभी देखो बोल दिया हाइड्रोजन एटम में फिट, आधा कंफ्यूज हो गया कैसे क्या चल रहा है। फॉर्मूला तो सबको आता है, लैंग्वेज समझना जरूरी है। कोई दिक्कत तो मेरे से पूछो, इतनी कम स्ट्रेंथ में भी कुछ नहीं पूछ पाओगे। हालांकि मैं ट्राई कर रहा हूं कि तुम कुछ ना पूछ पाओ, जो तुम नहीं सोच रहे हो वो भी बता रहा हूं मैं, है कि नहीं? ठीक है, बना लिए फिगर, सब सामने ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें उन चीजों को भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? लाइमन के लिए क्या, लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम। अब इतना पढ़ लिए तो पढ़ ही लेते हैं ना यार, है कि नहीं? ठीक है, और बता भी दिया मैंने कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे। दो तरीके आपको बताया। पहला क्या बताया? तो मैथमेटिकली सोच लो भाई, इस पूरे एंटिटीज में से अगर n2 कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, बोलो। और उसको जीरो कर दें तब क्या होगा, समझ गए ना? मैं पूरा 1/λ की बात कर रहा हूं, मैं लेमडा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ गया? तो लेमडा मैक्स क्या होगा और लेमडा मिनिमम क्या होगा, बताओ। फॉर द लाइमन लिखो, फॉर द लाइमन स्पेक्ट्रम लेमडा मैक्स एंड लेमडा मिनिमम। देखो जेड को मैं इसमें रखा हूं, क्यों रखा हूं? जरूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन के लिए देगा, लिथियम एटम के लिए भी दे सकता है। हाँ, अगर जेड उड़ा दो, कब? फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइमन अगर मैं लिख दूं तो मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लिख लो तुम, लेमडा क्या आएगा बताओ। तुम तो भाई वही लिख लो, कोई बात नहीं। फॉर द हाइड्रोजन एटम जेड बराबर 1, लाइमन के लिए क्या होगा? फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, जेड बराबर 1। तो लाइमन में क्या बतानी है, लाइमन में क्या बतानी है? लेमडा मैक्सिमम और मिनिमम। तो क्या लिखोगे? 13.6 बाई एच सी, उसको हम क्या लिखेंगे? आर। क्लियर है? लिखे नहीं लिखे हैं? तो आर जेड स्क्वायर लिखना है, जेड का वैल्यू तुमने 1 ले लिया, तो आर क्या, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो सबसे पहले बताओ 1/λ मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पहले क्या निकाल रहे हो आप, लेमडा मैक्सिमम निकाल रहे हो या मिनिमम निकाल रहे हो? तो मैक्सिमम के लिए n2 का वैल्यू क्या रखें? लाइमन के लिए तो n1 बराबर 1 फिक्स हो गया। अबे जिसको आपत्ति होगा वो पूछ लेना, ऐसा नहीं है जबरदस्ती कि सब समझ रहे हैं तो मैं भी समझ लूं। और इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की तुम्हें जरूरत ही नहीं है और कहीं दिया भी नहीं है, दोनों तरह से बातें। लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 फिक्स हो गया, n2 की वैल्यू क्या लेंगे? तो ये दो बातें पर डिपेंड करती है कि हम 1/λ की कैलकुलेशन मैक्सिमम कर रहे हैं या मिनिमम कर रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे भाई, मैक्सिमम, तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो एनर्जी मिनिमम होने के लिए क्या लेंगे, n2 की वैल्यू 2 लेंगे। क्या लिखोगे बोलो? आर 1 बाई, देखो यहां पे जेड की वैल्यू मैंने 1 ले लिया है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 की वैल्यू क्या लोगे, n1 बराबर 1, n2 क्या लें हम, लेमडा मैक्स का वैल्यू कितना है बताओ, 1/λ नहीं, लेमडा मैक्स की वैल्यू कितनी आई? जेड का तो वैल्यू मैंने लिया ही नहीं है भाई, 4/r। और लेमडा मिनिमम की वैल्यू, लेमडा 1/λ नहीं पूछ रहा हूं मैं, अब मैं सिर्फ लेमडा की वजह पूछ रहा हूं कि लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम क्या होगी। और लेमडा मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे, यहां पे मैक्सिमम रखूं या मिनिमम, क्या लूं, मैक्सिमम। तो लेमडा मैक्स, लेमडा मैक्स के लिए क्या करूं, क्यों? दोनों बातें, वरना मैथमेटिकली बताओ। मैं लेमडा मैक्स की बात कर रहा हूं, 1/λ की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे बात करेंगे तो 1/n2 की वैल्यू क्या रखोगे तुम, E बराबर hc/λ होता है ना। तो सुनो क्या होगा, भाई तुम्हें मैथ्स नहीं आती है क्या भाई? अगर मान लो कि हम n2 की वैल्यू 2 और 0 दोनों रख के चेक कर लो, n2 की वैल्यू हम 0 रख दिए तो क्या आएगा, जो 1/λ की वैल्यू होगी वो क्या आएगी? अरे 1 1 मत बोलो, मैक्सिमम मतलब आएगी कि नहीं आएगी, मैक्सिमम मिनिमम की बात करो। लाइमन से अगर मैं बामर पे लेके चला जाऊं, मैं लाइमन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं बामर की बात कर रहा हूं, तो 1/n1 स्क्वायर है और n2 की वैल्यू
तुम खुद रख के चेक कर लो कि अगर मान लो कि N2 की वैल्यू हम कुछ रखें, मतलब 2 3 कुछ भी रख लें हम, ठीक है, या N2 की वैल्यू हम 0 रख लें, तो जब N2 की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो एक्सप्रेशन पूरा क्या हो जाएगा, R बाई एन स्क्वायर। अरे R बाई एन वन स्क्वायर ही होगा ना। तो 1 बाई लेमडा के वैल्यू क्या आ गया, पूरा मैक्सिमम। वन बाई लेमडा की वैल्यू क्या आ गया, मैक्सिमम। इससे पहले लग रहा है तुम्हें, इसलिए एक क्वेश्चन मुझे देना इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन लिखो पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, नहीं नहीं ये क्वेश्चन लिखो पहले। इसलिए मैं वही सोच रहा था, जल्दी से लिखो, लिखो इन हीलियम आयन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो पहले, उसको मत नोट करो। लिखो एन इन सॉरी इन हीलियम आयन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एन, मतलब इन हीलियम आयन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम फोर्थ लेवल टू सेकेंड लेवल, फ्रॉम फोर्थ लेवल टू सेकेंड लेवल एंड fourth level to second level and emitted photon having same wavelength ठीक है, as emitted by hydrogen atom, ठीक है, from N2 level to N1 level, from N2 level to N1 level. Calculate value of N1 and N2. Calculate value of N1 and N2. क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। अरे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है भाई। बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन था। सबके भैया है। नहीं आया, नहीं आएगा तो घर पे करना, ठीक है। थोड़ा सा दिए थे कि एक बार फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। कितनी आबादी यहाँ पे N2 बराबर 2 के पक्ष में है, इसमें आप मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो लेमडा मैक्स के लिए अकेले। अरे तुम्हें यार ये बताओ, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अबे तुम जहां से समझ लो, मैंने तुम्हें दो तरीके से बता दिया भाई। एक तो एनर्जी के बारे में सोच लो कैसे ही, यहाँ पे N2 बराबर 2 होगा या इन्फिनिटी होगा मैक्सिमम के लिए, 2 होगा। कितना वैल्यू आया लेमडा मैक्स का, 4/3 आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। 4R क्या आ रहा है, 4R या सिर्फ 4/3R आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल आएगा। कितने लोग को समझ में नहीं आया कि N2 की वैल्यू 2 होना चाहिए, ये बताओ। लेमडा मैक्स के लिए N2 की वैल्यू 2 होना चाहिए, कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, लेमडा मिनिमम की वैल्यू निकालो तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, क्यों, एनर्जी ऐसा है। अच्छा बताओ, अगर इसको हम 0 कर दें तो ये 1/लेमडा की वैल्यू क्या आएगी,
मतलब आर बाई जो भी आर बाई एन स्क्वायर, मतलब पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, ये तो 11th वाले बच्चे समझ जाएंगे, तो ये क्या होगा भाई, मतलब 1/λ के वैल्यू ज्यादा आएगा, तो लेमडा मिनिमम होगा ना। मैं तो रिवर्स रिवर्स नहीं समझ रहे हो क्या? तुम हम पढ़ाया तो उस दिन, क्या नाम है, काइनेट, तुम्हें डिस्टेंस अप्रोच में भी पढ़ाया था, नहीं सॉरी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में तुम्हें पढ़ाए थे, दो डिफरेंट चार्ज, मतलब टू डिफरेंट चार्ज या सेम चार्ज, तो माइनस में वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी या घटेगी, वही तो बात हो रहा है यहाँ पे। 1/λ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ज्यादा, तो लेमडा मिनिमम होगा ना। अरे लेमडा के वैल्यू मिनिमम होगी तभी तो 1/λ मैक्सिमम होगा भाई।